हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है आज देखने वाले हैं यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, जो 2023 में जो प्री में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, प्री में प्रश्न पूछा गया था, उसको देखेंगे और बोर न हो आप, ठीक है। इसलिए जो हम लोग कई पार्ट में इसको डिस्कस कर देंगे। कोशिश करेंगे कि जो है 50-50 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का सेशन। लास्ट तक बने रहिए पूरी एनर्जी के साथ, ताकि जो है हम लोग अच्छे तरीके से इस कार्य को संपन्न कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। जो बजट आया है, देखिए बजट से प्रश्न है। 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए ऑप्शन 50, 40, 30 या 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए 30 जो है कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, युवाओं के लिए, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने जो है स्पेयर पुस्तक लिखी है? किसने जो है स्पेयर पुस्तक को लिखी है? किंग्स चार्ल्स ने, प्रिंस हैरी ने, प्रिंस फिलिप ने या प्रिंस विलियम्स ने, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्रिंस हैरी ने जो है स्पेयर पुस्तक को लिखा है, यानी कि रचना किया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। संसाधनों का उपयोग, ठीक है, संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनकी संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन या संसाधन संरक्षण या सतत विकास। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा डी, सतत विकास कहते हैं, ठीक है। सतत विकास होता क्या है? संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करना है। संसाधनों का उपयोग तो करना ही है, लेकिन जो भावी पीढ़ी है उसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ छोड़ें, ये नहीं कि पूरा ही पूरा खत्म कर दें, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकृत होने हेतु समय देना, ठीक है। सावधानी पूर्वक जो है इनकी क्या करना? उपयोग करना, और जो है नवीनीकृत होने के लिए उनको समय देना, वो कहते हैं संसाधन संरक्षण। तो आशा है कि संसाधन संरक्षण में और सतत विकास में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसमें जो है सतत विकास में आपको जो आने वाली पीढ़ी यानी कि भावी पीढ़ी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि पूरा संसाधन अभी कभी खत्म कर जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे दिए गए कथन है, जिसमें एक अभिकथन है और जो है दूसरा क्या है? कारक है। अभिकथन क्या है? राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। देखिए इसमें जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 4 का डी। 4 क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या कर रहा है आर, ठीक है। किसका? ए का। देखिए संविधान में एक अनुच्छेद है 79, ठीक है। उसके अनुसार क्या है कि भारत की संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बना हुआ है। जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 के अनुसार, ठीक है, जो संसद है वो किससे मिलकर बना हुआ है? राष्ट्रपति और साथ में है राज्यसभा और लोकसभा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 79 कहता है, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया कि जो है राष्ट्रपति क्या है? संसद का पार्ट है। संसद में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति तो ही है और दोनों है, ठीक है। अच्छा, जो अनुच्छेद 111 है, ठीक है, 111 के अनुसार संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही क्या बनेगा? वो कानून बनेगा।
तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल कहिए अंग्रेजी में या हिंदी में अनुच्छेद कहिए, 111 के अनुसार जब तक राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक जो है विधेयक कानून नहीं बनेगा। यानी कि दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर, रीजन क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कथन को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग आते हैं। मिलिंद पन्हो राजा, मिलिंद द्वारा था एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में, वह भिक्षु कौन थे? जो मिलिंद पन्हो है, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद है, कौन है? नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नागसेन। जो पाली ग्रंथ लिखा गया है मिलिंद पन्हो, ठीक है, उसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवक शासक मिंडाल यानी कि मिलिंद के बीच संवाद है, ठीक है। नागसेन और मिलिंद के बीच संवाद है, किसमें? मिलिंद पन्हो में। ये याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पे आपको विचार करना है। देखिए, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यही कथन सत्य है। देखिए, ये पृथ्वी है, ये विषुववृत्त है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री मकर रेखा। बहुत लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जो है सनलाइट ज़्यादा चमकता है विषुववृत्त पे, तो यहाँ पे जो है लवणता समुद्र में ज़्यादा होगी, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। इसलिए गलत है कि देखिए, यहाँ पे जो है लवणता टेम्परेचर अधिक तो है, लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी भी अधिक है। तो जब ह्यूमिडिटी अधिक होगी, ठीक है, तो आर्द्रता जब अधिक होगी तो क्या होगा, उसमें जो वेपराइजेशन होगा वो जो है तेजी से नहीं होगा। जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक है और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी जो है कम है, किसके अपेक्षा? विषुवत रेखा की अपेक्षा। इसलिए जो है यहाँ पे क्या होता है, लवणता अधिक पाई जाती है, सैलिनिटी अधिक पाई जाती है। तो पहला सही है। देखिए, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 से 30 मिनट के बाद जो आता है, ऐसा सही नहीं है, ठीक लिखा है, ये गड़बड़ लिख दिया है, थोड़ा सा इधर उधर लिखता तो समझ में आता है, ठीक है। बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, ठीक है। देखिए, बेगुला जो है प्रशांत महासागर की ठंडी धारा नहीं है, ठंडी धारा तो है ही है, बेगुला ठंडी धारा तो है, लेकिन ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। ये कहाँ की धारा है बताइए? ये जो है अटलांटिक महासागर की धारा है, ठीक है, अटलांटिक महासागर की धारा है बेगुला, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तो इस स्थिति को लघु ज्वार की स्थिति कहते हैं। नहीं, ये लघु ज्वार नहीं बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है? देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनमें एक सम्मिलित शक्ति का परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है, दीर्घ ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें लघु ज्वार नहीं, दीर्घ ज्वार का निर्माण होता है, ठीक है, जब तीनों एक सीध में होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस स्थिति को जब तीनों एक दिशा में होते हैं तो क्या कहते हैं? इसको सिजगी कहते हैं। तीनों जब एक सीधे में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। ध्यान रखना है, कर्क और मकर रेखा पर सैलिनिटी ज़्यादा है। ये ठीक 12 साढ़े 12 लिखा है, उसके बाद नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। और बेगुला की जो धारा है प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, ये अटलांटिक महासागर की धारा है, ठीक है, ना कि प्रशांत महासागर की धारा है, सॉरी। सिजगी जो है एक सीधा में आते हैं, उसको कहते हैं सिजगी, और दीर्घ ज्वार बनता है सिजगी के स्थिति में। आगे बढ़ते हैं, अल्निनो के संदर्भ में आपको कथन पे विचार करना है, ठीक है। सही कथन आपको चूज करना है। अल्निनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ठीक है। अल्निनो में जो है क्या है, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ठीक है। ये क्या है कथन? ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अच्छा, यह गर्म धारा पेरू तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देता है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा का निर्माण बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे जो है प्लैंकटन का निर्माण नहीं होता है, प्लैंकटन का ह्रास होता है, ठीक है। प्लैंकटन का निर्माण नहीं होता है, प्लैंकटन जो है वहाँ पे घट जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है केवल और केवल एक सही होगा। क्या होगा? केवल और केवल एक सही होगा, ठीक है। देखिए, जब अल्निनो का निर्माण कारण जो है अधिक समुद्री तापमान होता है, जिससे जो है
औषधीकरण में वृद्धि और समुद्र के तत्वों में कमी के कारण जो है प्लैंकटन का क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, प्लैंकटन का निर्माण कब होता है, जब गर्म धारा और जलधारा, ठंडी जलधारा जहाँ मिलती हैं वहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण होता है। वहाँ पे फिशिंग क्या होती है का कारोबार अच्छा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ खाने के लिए आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, कौन सी महिला है? देखिए, मातंगिनी हाजरा, कनक लता बरुआ, अरुणा सफली या शांति घोष। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा, डी यानी कि शांति घोष। शांति घोष जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों वीरांगनाएं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। शांति घोष और एक सुनिधि चौधरी थी। ठीक है, शांति घोष और एक थी सुनीति चौधरी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया ये था कि जो बंगाल का एक जिलाधिकारी था उसको गोली मारकर इन लोगों ने क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। ठीक है, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने बंगाल के 1931 की बात है, जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन जो है निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, बक्साइट, मैग्नीज या लोहेस के। ठीक है, लोहेस के लिए जो है ये क्या है, प्रसिद्ध है। अच्छा, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, खनन के लिए, ठीक है, यहाँ पे खनन का योगदान है इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है करंट अफेयर संबंधित है। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुष के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? 25 दिसंबर 2022 के बाद जो भी जन्म लेगा, नहीं मतलब ये हुआ है 25 दिसंबर 2022 को ये लागू हुआ है कि 1 जनवरी 2005 के बाद जो भी जन्म लेगा वो क्या होगा, उस देश की सेना में 1 साल सर्व करेगा। ठीक है, पहले जो है 5 महीने का प्रावधान था शायद, अब उसको जो है क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बढ़ा दिया गया। ठीक है, नहीं पहले 4 महीने का प्रावधान था। कितने महीने का? 4 महीने का प्रावधान था, बाद अब बढ़ा के क्या कर दिया गया, 1 साल कर दिया गया है। तो म्यांमार में, अफगानिस्तान में, ताइवान में या श्रीलंका में? तो 10वें का उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये सब ताइवान में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को हनन रोकने वाले रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिया गया है। ठीक है, रिट के संबंध में 2 कथन दिया गया है। किसके संबंध में? उच्चतम न्यायालय के संबंध में। पहला पॉइंट क्या है? उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकार हो लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, इनको ये अधिकार है भाई। ठीक है, इनको क्या है? अधिकार है। अगला क्या है? जब संसद, ठीक है, जब संसद का अधिकार हो, ठीक है, एक मिनट, संसद का अधिकार हो कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपना आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संसद का अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपना आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति हुआ था, उसका नेता कौन था? नाना साहब, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, हजरत महल। तो खान बहादुर खान जो है 1857 की क्रांति में क्या थे? ये नेता थे बरेली से। ठीक है, अच्छा देखिए, ये बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की विद्रोह की रहनुमाई की थी। 40,000 सैनिकों के साथ ये काम करवाए, इन्होंने जो है इसका विद्रोह किया था। 40,000 सैनिक का प्रयोग किया था विद्रोह में। अच्छा ठीक है, जो उस समय के मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्होंने क्या कर दिया था? इनको वायसराय भी घोषित कर दिया था। वायसराय पद से नियुक्त कर दिया था इनको। ठीक है, इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के साथ मिलकर जो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करना है आपको। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना है।
12.8% वन है, ठीक है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12.8% वन है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए कितना प्रतिशत वन है, तो 6.15% वन है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार 2021 के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार की बात हो रही है। जब अगर हम पेड़ों को मिला देते हैं, अगर पेड़ जो भी पेड़ लगाए गए हैं तो उसको मिला देते हैं तो 9.25% है, ठीक है। लेकिन 12.8% वन नहीं है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये गलत हो गया। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। लगभग हर राज्यों में जो है वन भूमि है, लगभग हर राज्यों में वन भूमि है। अच्छा, सबसे कम वन भूमि कहाँ है, तो सबसे कम वन भूमि जो है भदोही में है, सबसे कम वन भूमि, सबसे कम, ठीक है। कहाँ पे है, भदोही में है, ठीक है। 3.171 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है, वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना। तो इसका जो है नीचे दिए गए कुछ में से कौन सी सही उत्तर है, ठीक है, आपको बताना है। न तो एक, न तो कोई भी सही नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इस संदर्भ में आपको बात करना है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ठीक है, वह जर्मनी के मूल निवासी थे। तो बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल जो है सत्य वचन है, ठीक है, सत्य वचन है, ठीक है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी बिल्कुल क्या है, सच है, ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है, सच है। देखिए इनके जन्म जो है 16 अप्रैल 1927 को हुआ है, ठीक है, 16 अप्रैल 1927 को हुआ है। 18 अप्रैल 2005 को कार्डिल जोसेफ जो है सेंट पीटर 264वां जो है क्या चुने गए हैं, ये उत्तराधिकारी चुने गए हैं। और इनको जो है 28 फरवरी 2013 को पोप बेनेडिक्ट ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। लगभग 600 वर्षों में जो है त्याग का पत्र देने वाले ये पहले पोप हैं। 600 वर्षों में कोई भी पोप जो है त्याग पत्र नहीं दिया था। तो बिल्कुल जो है दोनों कथन क्या है, सही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन से हैं, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। गैर पारंपरिक थोड़ा सा लेकिन ट्रिकी है, सोचना है। उष्मा जनित, विद्युत जनित, गैर नवीनीकरण या नवीनीकरण, ठीक है। गैर पारंपरिक यानी कि पारंपरिक नहीं है, तो पारंपरिक कौन नहीं है, ठीक है, जो नवीनीकरणीय है। नवीकरणीय जो है वही क्या है, गैर पारंपरिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 के किस एयरलाइंस की विमान नेपाल दुर्घटना हुई थी, ठीक है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस की जो है विमान दुर्घटना हुई थी, नेपाल एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस, बुद्धा एयरलाइंस या यति एयरलाइंस। तो उत्तर जाएगा डी, यति एयरलाइंस में जो है दुर्घटना हुई थी। लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस दुर्घटना में, ठीक, 70 लोगों की। आगे बढ़ते हैं। संगीत की जो टप्पा शैली है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई, ठीक है। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, मोहम्मद शाह। जो संगीत की टप्पा शैली है वह मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और क्या हुई, विकसित हुई। अच्छा, यह कहाँ से आया, यह पंजाब के जो ऊंट चालक गाया करते थे, जो पंजाब के ऊंट चालक हैं, ठीक है, सॉरी, जो पंजाब के ऊंट चालक गाया करते थे उनसे यह जो है टप्पा शैली लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था, ठीक है। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि राजस्थान में जो है इसको किया गया था, ठीक है। सीधा सुदर्शन चक्र जो है राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास हुआ था। इस दौरान सुरक्षा बलों के एकीकरण और नई युद्ध तकनीकों का अभ्यास के माध्यम से युद्ध शक्ति में तालमेल बढ़ाने की पर ध्यान दिया गया। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। इस सूची को आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो आसान है, ठीक है, बार बार ये सूची आती है। 324 किससे संबंधित है भैया, 324 संबंधित है निर्वाचन आयोग से,
ठीक है। 315 किससे संबंधित है? 315 संबंधित लोक सेवा आयोग से। 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 वो संबंधित है वित्त आयोग से। और अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? आप जो भी देख रहे हैं उसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, भारत के महान न्यायवादी, ठीक है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है। तो बिल्कुल क्या है? ये सत्य वचन है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल क्या है? बिल्कुल क्या है? ये सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति को ही महान्यायवादी पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? गलत है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, महाभियोग लगा के हटाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 4 के अनुसार, 76 खंड 4 के अनुसार जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है ग्रहण करते हैं। प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्रसाद पर्यंत। तो इसलिए जो है इनको आसानी से हटाया भी जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है केवल डी, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए जिसमें कथन पर विचार करना है, ठीक है, और बताना है देश को पर्यावरण के बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल सही है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए क्या है? जनसंख्या नियंत्रण जो है बिल्कुल जरूरी है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ठीक है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जो है पर्यावरण संतुलन बना रहता है? बिल्कुल गलत है। तीव्र वृद्धि के कारण जो जनसंख्या जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है उसके कारण जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ेंगी और क्या होगा? पर्यावरण पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये सत्य है, परंतु आर क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा अंतिम था? कौन सा अंतिम था ये बताना है। ठीक है, देखिए, तो होम रूल लीग जो प्रश्नोत्तर काल के अनुसार निम्नलिखित में से घटना में से कौन सा अंतिम थी? ठीक है, अंतिम बताना है आपको। अच्छा, तो मोपला विद्रोह जो हुआ है, देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ है 1921 में हुआ है। ठीक है, 1921 में हुआ है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? खिलाफत आंदोलन हुआ है 27 अक्टूबर 1919 में। होम रूल आंदोलन जो है कब हुआ है? वो हुआ है 1916 में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो हुआ है 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो भैया अंतिम कौन है? तो अंतिम दिख रहा है मोपला विद्रोह। ठीक है, 1921। आगे बढ़ते हैं, सूची जारी हुआ है, इसको जो है सम्मिलित करना है आपको। किलिमंजारो कहाँ पे है भैया? किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 5,895 क्या है? मीटर है। ठीक है, टुबुकल कहाँ पे है? ये दक्षिण पश्चिम मोरक्को का एक शिखर पर्वत है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। ठीक है, टुबुकल। स्टेनली कहाँ पे है? स्टेनली एक पर्वत है जो किलिमंजारो और माउंट केनिया के बाद कांगो और युगांडा के लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। तो कहाँ पे? स्टेनली युगांडा में है। हंगर कहाँ पे है? हंगर जो है आपके अल्जीरिया में स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसको भी सुमेलित करना है आपको। ठीक है, देखिए जो पेप्टिक व्रण है यानी कि पेप्टिक अल्सर है किससे होता है?
जीवाणुओं से होता है, जीवाणु से नहीं कि बैक्टीरिया से होता है। डेंगू जो है किससे होता है, वो विषाणु से नहीं कि वायरस से होता है। फिलपाँव जो है किससे होता है, फिलपाँव होता है कृमि से। और मलेरिया होता है उस किससे होता है, वो प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो 24वें का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। पेप्टिक व्रण जो है जीवाणु से, डेंगू विषाणु से, फिलपाँव जो है कृमि से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। उसमें क्या दिया है देखिए, भारत राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करना है आपको। सही कथन कौन सही है। एक विधान परिषद की, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा से कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है, ठीक है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171 1 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। एक राज्य की, ठीक है, लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों को की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना है, 40 से अधिक ही होगी, ठीक है, 40 से अधिक ही होगी, कम भी नहीं होगी। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। दोनों वचन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। तो 26 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि 2 फरवरी को जो है विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, जो 2023 मनाया गया है उसका जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक एग्जाम बीत चुका है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना के किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है। जो मध्याह्न भोजन योजना है उसको पीएम पोषण योजना के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है किस वर्ष में, 2020, 2019, 2021, 2018। तो 27 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 2021 में जो है इसको, जो मध्याह्न भोजन योजना थी उसको पीएम पोषण योजना बना दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए, जो 28 है अनुच्छेद 71 खंड 2 के अनुसार, 71 खंड 2 के अनुसार, ठीक है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसके यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय की निश्चित तारीख को उसके पहले किए गए कोई भी घोषणा जो है क्या है, अविमान्य नहीं होंगे, यानी कि वह जो है मान्य नहीं होंगे। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो 28 का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें सही कुछ चूज करना है। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा एक मिनट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के इस प्रकार के की घोषणा पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के देखिए क्या है, अविधि मान्य नहीं होंगे, ठीक है, अविधि मान्य नहीं होंगे कह रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी है वो मान्य होगा, अविधिक नहीं होगा। तो उत्तर 1 से हो जाएगा। थोड़ा सा हमने को कंफ्यूज कर दिया था, खुद भी हो गए थे। तो उत्तर क्या है आपका, बी ऑप्शन, केवल 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। जजिया और गौ हत्या को किसने समाप्त किया, सिकंदर शाह ने, शमसुद्दीन ने शाह ने, जैनुल आबिदीन ने, या हैदर शाह ने। तो उत्तर हो जाएगा 29 का डी, यानी कि जैनुल आबिदीन ने जजिया और गौ हत्या को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैनुल आबिदीन एक जो है कश्मीर के सिंहासन पर बैठा, कब 1420 में, कब बैठा था, 1420 में बैठा था। और वह कश्मीर के सबसे महान शासक हुआ। धार्मिक दृष्टि से बहुत ही सहिष्णु भी था
और उदारता के कारण जो है उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से भी की जाती है कि मुगल जैसा अकबर जैसा क्या था, सहिष्णु था। ठीक है, हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया, वह प्रथम शासक ऐसा था। जैनुल अबदीन जो हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को क्या किया था, हटाया था। भारत के किस भाग में हांगुल नामक हिरण पाया जाता है? जो हांगुल नामक हिरण है भारत से किस भाग में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, असम में, राजस्थान में, केरल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है हांगुल नामक लोकप्रिय प्रजाति पाई जाती है। किसकी? हिरण की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चूज करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सही कथन चूज करना है, गलत करना है वो करना है। ठीक है, तो वैश्विक सूचकांक संरचना एवं तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एक क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एक वार्षिक सारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एक एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एक वार्षिक विकास लक्ष्य रिपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विकसित करने के पूर्वकों को प्रस्तुत की जाती है। तो ये क्या है? ये जो है तो क्या है? गलत है। ठीक है, देखिए वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तिमाही नहीं लेकिन 4 वर्ष के अंतराल पर जो है इसको क्या किया जाता है? पुनर्लोकन किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो इस विकास पर इस प्रकार का विकास कहलाएगा। ठीक है, जो वर्तमान पीढ़ी है वो न्यूनतम क्षरण करे ताकि भविष्य आने वाली पीढ़ी जो है उसका क्या कर सके? प्रयोग कर सके। तो इसको क्या कहेंगे? 32 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सतत विकास। अभी बात कर चुके हैं, इसके पहले एक प्रश्न आया था इसी पेपर में ही। 33 पाते हैं, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवर्क के लंदन ब्यूरो को मेयर दूसरी बार चुना गया है? ठीक है, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, जाने ना जाने कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब दोबारा नहीं आएगा ये। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सुनील चोपड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उसके सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इससे पहले जो है सबसे पहले से लेकर आखिरी तक जाना है। ठीक है, तो 34वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा के प्रारूप की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अच्छा, प्रारूप समिति की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो अंकित और नियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने की तिथि, जो भारतीय संविधान की प्रवर्तित होने की तिथि है वह 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो प्लीज जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको जो है आप लोग क्या कर सकते हैं? हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सेवाओं के आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के निम्नलिखित तथ्यों पर से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण है, बीत गया है, तो इस विचार नहीं करना है, हम उत्तर बता दे रहे हैं, ये जो है सही नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कवित्री सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे विचार करना है। ठीक है, देखिए तो दयाबाई विनय मल्लिका, सजोबाई सहज प्रकाश, सोनू मुनि की जो कवित्रियां हैं उनकी जो कृतियां हैं उनको दिया गया है सोन कुमारी स्वर्णबेल कविता। ठीक है, स्वर्णबेल बेली की कविता।
गंगाबाई, ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। देखिए महारानी सोन कुंवरी जयपुर के राज जो है क्या थी, रानी की थी। उनकी रचना जो है सुवर्ण बेला है, सुवर्ण बेली की कविता है, ठीक है। गंगाबाई रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ गंगाबाई के पद के नाम से प्रकाशित है, ठीक है। तो ये गणेश देवलाली नहीं है। जो गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ है, कौन सा, गंगाबाई के पद के नाम से प्रकाशित है, तो ये इनका रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए वो 1621 जेम्स वन 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया, ठीक है। देखिए गलत है। देखिए 1608 से लेके 1608 में आया था, 1611 तक जो है रहा था जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में रहा था। कौन, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। तो ये, और ये जो है जेम्स वन का दूत नहीं था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, ना कि जेम्स वन का। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल सत्य है। तो ये पहला गलत, दूसरा सही है। तो इसमें जो है केवल और केवल 2 सही है। तो उत्तर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो है आपको क्या करना है, कालानुक्रम दर्शाना है। ऐसे प्रश्न जो है काफ़ी कठिन हो जाते हैं जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से लेके 1720 तक इनका काल रहा था। बाजीराव वन का जो है 1720 से लेके 1740 तक रहा था। और माधवराव वन का जो है, माधवराव वन का 1761 से लेके 1772 तक रहा था। नारायण राव का कब तक रहा था, 1772 से लेके 1773 तक, 1772 से 73 तक, 1772 से 1773 तक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करना है और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में लिखना है। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। देखिए अगर सबसे बड़े मरुस्थल की बात की जाए तो सबसे बड़ा तो अंटार्कटिका है। कौन है सबसे बड़ा, अंटार्कटिका है। क्षेत्रफल याद नहीं कर पाएंगे आप लोग। उसके बाद आर्कटिक है। गर्म सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वो है सहारा। इसके बाद सहारा का नाम आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए सबसे निम्नलिखित में जो सबसे क्या है, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, तो सबसे बाद में तो सहारा होगा, ठीक है। उसके बाद सहारा के बाद अरेबियन है, गोबी है, ठीक है। अरेबियन है, गोबी है। तो सहारा तो जो सबसे बड़ा है, ठीक है। नंबर 1 पे ये हो गया, 2 पे, 3 पे। उसके बाद जो है ग्रेट सैंडी विक्टोरिया है, ठीक है। 4थे पे हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, सहारा आएगा। उससे पहले कौन आएगा, सहारा से पहले जो है अरेबियन आएगा, उससे पहले जो है गोबी आएगा, सबसे पहले सैंडी आएगा। तो 39 का उत्तर हो जाएगा, 39 का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है, निर्धनता का प्रकार कौन कौन सा है इसमें, ठीक है। तो देखिए पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिगत निर्धनता, प्राकृतिक निर्धनता। 40 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए 1 और 2 सही है। पूर्ण निर्धनता होता है, सापेक्ष निर्धनता होता है। पूर्ण निर्धनता क्या, पूर्ण निर्धनता वो होता है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति न कर पाए, मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति ना कर पाए। सापेक्ष निर्धनता क्या होता है, जैसे देखिए एक 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, तो 50,000 वाला जो है 1 लाख से क्या है, गरीब है, ये कहेंगे। मतलब एक दूसरे के रिलेटिव करते हैं, हालांकि वो मूलभूत आवश्यकताओं को दोनों लोग पूर्ति कर ले रहे हैं। तो यह जो है जो सापेक्ष निर्धनता होती है वो विकसित कंट्री में देखी जाती है, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति कर रहे हैं लोग, लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा क्या है, वो गरीब है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था, भागदूह जो है कौन अधिकारी था, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला था,
समाचार पहुंचाने वाला दूत था, जंगलों का प्रधान अधिकारी था। तो 41 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, भाग दूत। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर को कम करना, केवल मातृ मृत्यु दर को कम करना, केवल शिशु मृत्यु दर को कम करना, या केवल नवजात मृत्यु दर को कम करना? तो 42 का उत्तर हो जाएगा यानी कि केवल मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर को में कमी। केवल मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, ये जो है क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? जो नेताजी ने महिला रेजिमेंट बनाया था उसका नाम क्या था? वीरांगना रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, या रानी भवानी रेजिमेंट, या भारत माता रेजिमेंट? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट नाम था उसका। ठीक है, देखिए अन्य रेजिमेंट भी विकसित किया गया था, उसमें वो पुरुषों के नाम पे था। वो था आजाद रेजिमेंट। ठीक है, आजाद ब्रिगेड था, सुभाष ब्रिगेड था। ठीक है, और क्या था? नेहरू ब्रिगेड था, और क्या था? गांधी ब्रिगेड था। लेकिन जो महिला रेजिमेंट था उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टी के विषय में आपको बात करना है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी के विषय में बात करना है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है, देखिए लेटराइट मिट्टी जो है और एक चट्टान है जो लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होता है, यानी कि आयरन से। ठीक है, आयरन से और एल्युमिनियम से क्या है? ये समृद्ध है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, आमतौर पर गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गठित होता है। गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित होता है। तो पहला क्या उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन तो सही है। इस मिट्टी में लौह अयस्क एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। इसमें जो है लौह अयस्क और एल्युमिनियम ही समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ पे कमी लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, केवल एक सही है। 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संस्कृत 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संस्कृत 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा अहमद अली, या अजीदुन खान? तो 45 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, देखिए अजीदुन खान ने किया था काम। ठीक है, देखिए फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद जो है अजीदुन खान, इसका एक और नाम है, वही मैं बताना चाह रहा था आपको, अजीजुद्दीन खालिद। ठीक है, इसने क्या किया था? अनुवाद किया था। इस अनुवाद का कार्य जो है दलिया ई फिरोजशाही के नाम से प्रसिद्ध है। दलियाल, इस जो अनुवाद कार्य को जो है क्या कह दिया गया है? दलियाल ई फिरोजशाही के नाम से यह प्रसिद्ध है, दलियाल ई फिरोजशाही। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन है, ठीक है, उस पर बात करना है आपको। कथन क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। दक्षिण पश्चिम, ये मान लीजिए पेनिनसुला रीजन है। देखिए ये यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, देखिए यहाँ से जब हवाएं आती हैं तो क्या होता है? यहाँ से ऊपर उठती हैं, बारिश पश्चिमी तट पे बहुत बढ़िया होता है, पश्चिमी तट पे बहुत, लेकिन जो पिछला क्षेत्र है ये क्या होता है? ये जो है यहाँ पे वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि ये पहाड़ के पिछले हिस्से में पड़ता है, तो यहाँ पे जो आर्द्र हवाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो वर्षा कम होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर क्या होता है? शुष्क रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है? ये कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? सही है। ठीक है, ये कथन सही है, और नहीं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के
के शाखा के समानांतर स्थित है। तमिलनाडु जो है बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल जो बताया अभी कि जो दृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है उसके दूसरी साइड में, इसलिए वहाँ वर्षा नहीं होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा होती है। जो ये ठीक है, ये तट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो है उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि ए और आर का दोनों कथन सही है, और आर जो है उसकी व्याख्या कर रहा है। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं किसमें, 47 का उत्तर है, 47 को बताना है आपको। ठीक है, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होते हैं। ठीक है, देखिए पोषक स्तर 4 होते हैं, ध्यान रखना है। पोषक स्तर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। पहले में क्या होते हैं, देखिए पहले में जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये स्वपोषित जीव, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये क्या है, उत्पादक हैं या स्वपोषित जीव हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद क्या आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता। सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, जो भी आए खाए, सर्वाहारी। ठीक है, या अंतिम उपभोक्ता। तो ये खाद्य श्रृंखला में जो जीवों के संबंध होते हैं पोषक स्तर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। 2023-24 की योजनाओं के अनुसार आवंटन संदर्भ में निम्नलिखित को विचार करना है, तो इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, 49वें प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1957 के प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 49 में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही उत्तर को जो है चूज करना है यहाँ पे। देखिए तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पंचायती अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये बात हुई थी। देखिए 1977 में गठित रिपोर्ट अशोक मेहता की जो समिति आई थी, उन्होंने 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसने ये बताया था कि जो 3 स्तर है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, जो 3 स्तर है, 3 लेवल है। ठीक है, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, 2 लेवल होना चाहिए। इन्होंने ये बात कही थी, बिल्कुल सत्य है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड के विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए इसमें क्या दिया गया था कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। ठीक है, खंड को नहीं, किसको, जनपद को। तो क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 49वें का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल एक सही है। अंतिम प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। प्राचीन भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, सही कालानुक्रम बताना है। देखिए जो सबसे पहले आए थे ना, वो आए थे यूनानी। कौन आए थे, यूनानी आए थे। उसके बाद आए थे शक, उसके बाद आए थे कुषाण। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद कुषाण। तो हो जाएगा आपका 50 का बी हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो रहा था, 50 का बी ऑप्शन, यूनानी, शक और कुषाण। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, इतना कर दीजिए। ठीक है, और बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।